नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम एक नई कविता प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्साह। और एक दूसरी कविता जो उसके साथ ही है, चूँकि लेखक दोनों की एक ही हैं, अट नहीं रही है। तो मैं बता दूं, इनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में हुआ था। इनका पितृ गांव गाढ़ाकोला यानी जिला उन्नाव है। इनकी विधिवत स्कूली शिक्षा कक्षा 9 तक हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से इनकी साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनका जीवन दुखों और संघर्षों में भरा हुआ था। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला के साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध होता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा दार्शनिकता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक ओर इनकी कविताओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति आक्रोश को भाव दृष्टिगोचर भी होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला आदि हैं। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो चलिए अब हम उत्साह कविता करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कविता का संक्षिप्त परिचय दे दूं। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना, जो बादल को संबोधित करती है। और बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक ओर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो ये कविता है ये उस समय लिखी गई है जिस समय हमारा देश गुलाम था। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम देखेंगे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में न केवल हमारे सैनिकों का और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लेखकों का भी इसमें भरपूर योगदान रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि कई बार जो काम तलवार नहीं कर पाती वो कलम कर जाती है। तो आज़ादी की चेतना को उन सोए हुए व्यक्तियों में डालने, यानी उन सोए व्यक्तियों को जगाना कि वो उन्हें अपनी आज़ादी किस प्रकार से प्राप्त करनी है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए ही कवि यहाँ पे एक ऐसे कविता के लिए बादलों को संबोधित कर रहा है, बादलों के माध्यम से, ताकि जब हमारे वो भारतीय जो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे उनमें एक जोश उत्पन्न हो जाए। और वह ये सब काम बादलों के माध्यम से कवि कर रहा है। और वो इस प्रकार से नई रचना के लिए एक कवि को भी बुला रहा है जो कि इन लोगों में उत्साह भर दे। क्योंकि आपको पता है कि बादलों को देखकर हमारे मन में उम्मीद, आशा की किरण जाग जाती है। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है इसे नवजीवन, यानी नवजीवन मतलब हो गया नया जीवन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्षा के पश्चात क्या होता है, पेड़ पौधों में एक नयापन आ जाता है, नए अंकुर फूट जाते हैं। मतलब उन्हें वर्षा के जल से जो तृप्ति होती है उसमें नए नए, जो धरती है वो जब तृप्त हो जाती है वर्षा का जल पीकर, तो उसमें एक नयापन आता है और उसमें नए अंकुर देखने को मिलते हैं। इसीलिए कविता में कवि ने नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। तो चलिए अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो चलिए अब हम उत्साह कविता की व्याख्या करेंगे। बादल गरजो, यह जो शब्द है गरजो, यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बादलों तुम गरजो, यानी साधारण तौर पर रिमझिम और फुहार जो धरती को तृप्त करने वाली होती है, आज उससे काम नहीं चलने वाला है। यानी कवि कहना चाहता है कि आज तुम्हें गरजना पड़ेगा, तुम्हें जोर जोर से बरसना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि
मैंने आपको बताया जो कविता है वो गुलाम, जब हमारा देश गुलाम था उस समय में लिखी गई है। तो यहाँ पे कवि अपनी कविता के माध्यम से उन लोगों को जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं या जो अपनी आज़ादी की पहचान नहीं पा रहे हैं, उसकी कीमत को वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो किस प्रकार से आज़ाद होंगे। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि आज हल्की फुल्की बारिश, रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा, इसलिए बादलों, गरजों और जो लोग हताश हैं, निराश हैं, सो चुके हैं या निराशा में बेसुध हैं, आज तुम अपनी गर्जना से उन्हें क्या करो, सूचित करो, मतलब उन्हें बताओ कि अब आशा की किरणें फैल रही हैं, यानी समस्त वातावरण सकारात्मक है, सब जगह आशा की किरणें फैली हुई हैं, इसलिए आज तुम क्या करो, जोर जोर से गरजो, असाधारण तौर पे रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा। घेर घेर, घोर गगन, धराधर औ। अब यहाँ पे घेर घेर शब्द आपको पता ही है, वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार और शब्दों की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है। जो छायावादी कवि होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो अपनी कविता में प्रकृति के उपादानों का भी प्रयोग करते हैं और उनकी भाषा कैसी है, सहज है, सरल है। चूंकि बादलों की गर्जना की बात हो रही है तो संगीतात्मकता भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, धराधर, धारा मतलब क्या होता है, तेज प्रवाह से बहने वाली। तो यहाँ पे कौन है धराधर, बादल, बादलों का दूसरा नाम है धराधर। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि पूरे आकाश पर आज तुम जो है छा जाओ, यानी अपना स्वरूप का विस्तार करो और पूरे आकाश पर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर और मनोहर। तो बादलों का जो रूप का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका रूप कितना है, सुंदर है, मन को मोहने वाला है और उनका जो स्वरूप है वो कैसा है, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि बादलों का जो स्वरूप है वो जिस प्रकार से बच्चे कल्पना पाल लेते हैं, यानी उनकी जो कल्पना होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो निरंतर बदलती रहती है, वो अपनी नई नई कल्पनाएं बनाते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बादलों का रूप भी जो है वो बदल रहा है, लेकिन कवि जो है उसको बादलों का जो रूप है वो बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। और वो क्या कह रहे थे, काले घुंघराले। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो घूंगर के समान गोल गोल होते हैं तो वो काले घुंघराले बाल हैं। तो कवि ने यहाँ पे बादलों को उससे भी संबोधित किया है कि उनके जो बादल जो हैं वो बच्चों के काले बाल के समान प्रतीत हो रहे हैं, घुंघराले से प्रतीत हो रहे हैं और बादल भी क्या है, बच्चों की कल्पना के समान है। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत मतलब होता है बिजली और उर मतलब होता है हृदय। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो बादल हैं वो क्या है, उनके हृदय में बिजली की सी ऊर्जा भरी हुई है, यानी बहुत उत्साह भरा हुआ है। और आपको बता दूं कि बादलों के टकराने से बिजली चमकती है और कई बार तो ये इतनी भयावह रूप ले लेती है कि वो धरती तक भी उससे फट जाती है। तो बादल उस कवि के समान है जो अपनी नई ऊर्जा से क्या करेगा, जिसके अंदर नई ऊर्जा समाई हुई है, मतलब उसके अंदर बहुत ही वो क्या है, उत्साहित है, बहुत ही ऊर्जावान है। तो यहाँ पे कवि चाहते हैं कि एक ऐसे बादल के रूप में एक ऐसे कवि की कल्पना कर रहे हैं जो और लोगों में भी अपनी कविता से सृजनात्मक, यानी अपनी कोई नई कविता की रचना करे और जो है वो लोगों में उत्साह को भर दे। वज्र छिपा है नूतन कविता फिर से भर दो। वज्र जो कि संस्कृत का शब्द है और ये बिजली के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, जिसका एक अर्थ होता है हथियार और दूसरा यहाँ पे आकाश की जो बिजली है उसके लिए उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि जो बादल हैं उनमें क्या है, बिजली की सी कठोरता भी छिपी हुई है और साथ ही साथ वो नूतनता लाने वाले भी हैं, यानी नवीनता लाने वाले भी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि विध्वंस, विप्लव और क्रांति क्या है, किसी भी जब हम कुछ भी नई चीज लाते हैं तो हमें पुरानी चीजों को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि भी यही बता रहे हैं।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी परेशान या व्याकुल, और उन्मन मतलब होता है अनमनापन का भाव। तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं बादलों को संबोधित करते हुए कि तुम भी बरसने के लिए क्या हो, बेचैन हो और अनमने से प्रतीत हो रहे हो। मतलब जैसे तुम्हारे अंदर भी बेचैनी है कि तुम कब बरसोगे और धरती को तृप्त करोगे। और क्या कह रहे हैं वो, विश्व के निघात के सकल जन, जन मतलब होता है लोग, और निघात मतलब होता है गर्मी। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग, विश्व के जो जितने भी लोग हैं जो कि क्या है, गर्मी से पीड़ित हैं और प्यासे हैं, सभी लोग तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पे बादलों को बच्चों क्या कहा है, क्रांति का प्रतीक माना गया है। और लोग जब भी कोई समस्या होती है तो उसको कैसे सुलझाते हैं, मतलब लोग क्रांति को अपनी समस्या से मुक्ति के रूप में देखते हैं कि मतलब उन्हें उस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। तो तब ये क्रांति के बादल क्या करते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। घन का मतलब बादल होता है, और अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और अज्ञात जिसकी कोई, जिसे हमें पता ही ना हो वो कहाँ से, जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात ना हो। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि क्रांति के बादल अज्ञात दिशा से आकर जलती हुई यानी तपती हुई धरती पर अपना क्या कर रहे हैं, जल बरसाकर उसे शीतलता दे रहे हैं। मतलब कवि कह रहे हैं कि ये न जाने किस दिशा से आए हैं, और यह बादल यहाँ एक और पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी ओर यही बादल अपनी नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्या करना चाहते हैं, विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को भी संभव करने वाले हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम अपनी जल से न केवल धरती को बल्कि विश्व के जितने भी पीड़ित और प्यासे लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यानी हम इस बात को यह इस तरीके से भी कह सकते हैं, मैंने बताया कि बादल जो है वो क्या है, क्रांति का प्रतीक है, नई चेतना भरने वाले हैं। तो लोगों को इस बात का इंतजार है कि बादल के रूप में एक नए कवि की क्या होगा, एक नई कविता का, एक ऐसा कवि जो नई कविता का क्या करेगा, सृजन करेगा। तो अब यहाँ पे इसकी व्याख्या खत्म हो गई है। अब आपको मैं बता दूं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पे बीच बीच में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है, और बादलों को संबोधित करने के कारण संबोधनात्मक शैली हमें प्रतीत हो रही है यहाँ पे, और बादलों को ही संबोधित करा है, जैसे कि बताया गया काले घुंघराले बाल वाले। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। और बाल कल्पना कैसे पाले, आपको आप लोग जानते हैं, यहाँ पे उपमालंकार है, और बीच बीच में घेर घेर घोर घवन की आवृत्ति, आय अज्ञात अवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और बीच बीच में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है, जैसे ललित ललित, विकल विकल, और बादल चूंकि गरज रहे हैं इसलिए मैंने आपको बताया है संगीतात्मक शैली तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे प्रतीकात्मक शैली भी है, क्योंकि प्रतीकों का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और आपको बताया था कि निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हमें मुक्त छंद भी देखने को मिलता है। अब इसके पश्चात आपको जो भी कविता से संबंधित रचना कार्य दिया जाएगा, जो रचनात्मक कार्य होता है उसे आपको भलीभांति करना है, और साथ ही साथ उसे समय समय पर अपलोड भी करना है। धन्यवाद।